मैं कमलेश मौर्य, सहायक प्राध्यापक, विधि के विद्यार्थियों के लिए ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अचल संपत्ति के विक्रय के संबंध में सेक्शन 54 पर एक व्याख्यान प्रस्तुत करता हूं। आइए जानते हैं संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत सेक्शन 54 को। सिनॉप्सिस, पहली हेडिंग है इंट्रोडक्शन यानी कि प्रस्तावना। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 54 के पैरा 1 में विक्रय की परिभाषा, पैरा 2 में विक्रय के ढंग तथा पैरा 3 में विक्रय तथा विक्रय संविदा में अंतर स्पष्ट किया गया है। अतः इसे इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है। ये रही पहली हेडिंग। दूसरी हेडिंग है डेफिनेशन ऑफ सेल, विक्रय की परिभाषा। आइए जानते हैं। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 54 के अनुसार विक्रय एक ऐसी कीमत के बदले में स्वामित्व का अंतरण है जो दी जा चुकी हो या जिसके दिए जाने का वचन दिया गया है या जिसका कोई भाग दे दिया गया हो और किसी भाग के दिए जाने का वचन दिया गया हो। ये रही डेफिनेशन। नेक्स्ट हेडिंग है एसेंशियल एलिमेंट ऑफ सेल, विक्रय के आवश्यक तत्व। एक वैध विक्रय के लिए निम्नलिखित आवश्यक तत्व हैं। पहला आवश्यक तत्व है पार्टीज ऑफ सेल, विक्रय के पक्षकार। विक्रय में दो पक्षों का होना आवश्यक है, एक विक्रेता तथा दूसरा क्रेता। एक पक्ष जो संपत्ति को अंतरित करता है विक्रेता कहलाता है और दूसरा पक्ष जो संपत्ति को ग्रहण करता है वह क्रेता कहलाता है। विक्रेता को संपत्ति का अंतरण करने के लिए सक्षम होना चाहिए। यहाँ सक्षमता का वही अर्थ है जो भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 11 में दिया गया है। जबकि क्रेता कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो अंतरिती होने के योग्य हो तथा बेचने वाला पक्षकार स्वयं के लिए नहीं खरीद सकता, और यदि ऐसा किया जाता है तो उसे विक्रय नहीं कहा जा सकता। एक केस लॉ है स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रमणलाल एंड कंपनी AIR 1968। आइए जानते इस केस में क्या हुआ कि बाद में एक फर्म की समाप्ति के पश्चात उसके हिस्सेदारों ने फर्म की संपत्ति को आपस में मिलकर के खरीद लिया। न्यायालय ने निर्णय देते हुए यह कहा कि इस विक्रय में दो पक्षकार नहीं हैं, फर्म के हिस्सेदार ही क्रेता तथा विक्रेता हैं, अतः यह निर्धारित किया गया कि यह विक्रय नहीं है। नेक्स्ट केस है फरार वर्सेस फरार लिमिटेड 1889। आइए जानते इस केस में क्या हुआ कि बाद में एक व्यक्ति ने अपनी एक संपत्ति किसी ऐसे निगम को बेच दी जिसमें वह भी एक भागीदार था। न्यायालय ने इस अंतरण को इस आधार पर वैध माना कि फरार और फरार लिमिटेड दोनों दो भिन्न और स्वतंत्र अस्तित्व वाले व्यक्तित्व रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप, स्वामित्व का अंतरण। विक्रय की दूसरी आवश्यक शर्त यह है कि संपत्ति में स्वामित्व का अंतरण होना चाहिए। तात्पर्य यह है कि अचल संपत्ति के विक्रय में स्वामित्व का अंतरण होता है। कब्जा अधिक महत्व का नहीं है तथा स्वामित्व ही पूर्ण अधिकार है और मूर्त अचल संपत्ति का कब्जा प्रदान करना उस समय माना जाएगा जबकि विक्रेता के द्वारा क्रेता को संपत्ति का कब्जा प्रदान कर दिया जाए। नेक्स्ट हेडिंग है प्राइस और कंसिडरेशन, मूल्य अथवा प्रतिफल। आइए जानते हैं। विक्रय द्वारा अंतरण में प्रतिफल यानी कि मूल्य एक आवश्यक तत्व है। विक्रय विलेख में मूल्य का निर्धारण या निर्धारित एवं निर्देशित होना अनिवार्य है। कीमत का नगद
भुगतान करना आवश्यक नहीं है। मूल्य का भुगतान कभी भी किया जा सकता है। मूल्य विक्रय विलेख के निष्पादन के समय, बाद में या अग्रिम दिया जा सकता है। यह किसी भी रूप में हो सकता है, जैसे नकद चेक, नकद धन, चेक, बैंक ड्राफ्ट आदि। इसके अंतर्गत एक केस है श्रीमती इंदिरा कौर तथा अन्य वर्सेस शिवलाल कपूर EIR 1988। आइए जानते इस मामले में क्या हुआ कि बाद में ए ने अपनी संपत्ति बी के पक्ष में इस शर्त के साथ अंतरित किया कि 10 वर्ष के अंदर यदि प्राप्त मूल्य पर ए संपत्ति को पुनः खरीदना चाहे तो वह खरीद सकता है। संपत्ति को एक निश्चित किराए की प्रदाय से धारित किए रहता है। इस संविभार को उच्चतम न्यायालय ने विक्रय न मानकर बंधक माना। नेक्स्ट हेडिंग है सब्जेक्ट मैटर ऑफ सेल। आइए जानते हैं। विक्रय के लिए अंतरणीय संपत्ति की स्थिति अत्यंत आवश्यक है। धारा 54 केवल अचल या स्थावर संपत्तियों पर ही लागू होती है। नेक्स्ट हेडिंग है रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण। आइए जानते हैं। विक्रय की अंतिम शर्त यह है कि विक्रय में यदि विधि के अनुसार पंजीकरण अनिवार्य है तो उसका पंजीकरण होना चाहिए। 2 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट है, यदि 100 रुपये या अधिक मूल्य की स्थावर संपत्ति का विक्रय किया जा रहा है तो वह केवल पंजीकृत विलेख से किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट है, यदि 100 रुपये से कम मूल्य की स्थावर संपत्ति का विक्रय किया जा रहा है वह पंजीकृत विलेख या संपत्ति के प्रदान द्वारा किया जा सकता है। विक्रय विलेख द्वारा विक्रय केवल मूर्त स्थावर का किया जा सकता है, जबकि परिधान द्वारा विक्रय तब होगा जब विक्रेता विक्रय की विषय वस्तु को क्रेता या उसके द्वारा निर्देशित व्यक्ति के कब्जे में देता है। एंड नेक्स्ट हेडिंग है मोड ऑफ सेल। विक्रय कैसे किया जाता है या विक्रय का ढंग। आइए जानते हैं। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 9 में अंतरण के सामान्य ढंग दिए गए हैं, जिसके अनुसार किसी संपत्ति का मौखिक अंतरण किया जा सकता है जब तक कि उसका अंतरण विलेख द्वारा आवश्यक नहीं बना दिया गया है। संपत्ति अंतरण के ढंग विशिष्ट रूप से अधिनियम की धारा 54 के पैरा 2 में दिया गया है। धारा 54 में विक्रय के 2 ढंग दिए गए हैं। आइए जानते हैं। पहला है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, पंजीयन द्वारा संपत्ति प्रदान या संपत्ति का प्रदान। आइए जानते हैं। 100 रुपये तथा अधिक मूल्य वाली मूर्त अचल संपत्ति एवं किसी मूल्य की चाहे 1 रुपया ही क्यों न हो, अमूर्त अचल संपत्ति के अंतरण के लिए विक्रय विलेख का पंजीयन आवश्यक है। यदि ऐसे अंतरणों का पंजीयन नहीं कराया गया तो पंजीयन के अभाव में अंतरण वैध नहीं होगा। अमूर्त अचल संपत्तियों में सुखाधिकार का अंतरण अचल संपत्ति के किराए या अन्य भावी लाभ, अचल संपत्ति में अविभाजित हिस्सा, रिवर्सन यानी कि उत्तरभोग, जो एक प्रकार की स्थावर संपत्ति है जो मूल संपत्ति में से शेष बची हुई संपत्ति होती है, जबकि अंतरणकर्ता ने अपेक्षाकृत छोटी संपत्ति स्वीकृत की है। इसी प्रकार पट्टा का हित रिवर्सन कहलाता है। इससे स्पष्ट है कि अमूर्त अचल संपत्ति से अभिप्राय ऐसी संपत्ति से है जो दृश्यमान या स्पर्श योग्य नहीं होती, और मूर्त अचल संपत्ति वे हैं जिन्हें स्पर्श किया जा सकता है। अमूर्त अचल संपत्ति के कुछ उदाहरण हैं, जैसे सुखाधिकार का रिवर्सन, अचल संपत्ति के किराए, भावी फायदे, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट डिजाइन, भूमि का लगान आदि। नेक्स्ट हेडिंग है सेल बाई पोजीशन।
कब्जे द्वारा संपत्ति का प्रदान। आइए जानते हैं। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 54 के पैरा 2 के प्रावधानों के अनुसार जहां 100 रुपये से कम मूल्य की मूर्त अचल संपत्ति के विक्रय का पंजीयन करना आवश्यक नहीं है, ऐसी संपत्ति का विक्रय कब्जा परिधान द्वारा भी हो सकता है। ऐसे मामलों में पंजीयन कराना मना नहीं किया गया है, किंतु उसकी विधिक आवश्यकता नहीं है। यदि पंजीयन हो गया है तो उत्तम है, अन्यथा भूमि पर जाकर कब्जा दिलाना होगा। यदि मकान है तो चाबी भी देकर कब्जा को मान्य कराया जा सकता है। विक्रय का यह ढंग तभी वैध होगा जबकि विक्रेता का ही कब्जा विक्रय की जाने वाली संपत्ति पर हो। स्वामित्व या स्वामित्व का अधिकार पर्याप्त नहीं होगा, कब्जा आवश्यक है। एक केस है इसके अंतर्गत चंद्राबाई वर्सेस अनवर खान AIR 1997। आइए जानते हैं इस मामले में क्या हुआ। के मामले में जहां वादी द्वारा यह कहा जाता है कि विक्रय मौखिक है तथा ऐसी मौखिक विक्रय का प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध नहीं है और न ही विक्रय के लिए पंजीकृत विलेख उपलब्ध है, कब्जे के परिधान संबंधी कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य भी उपलब्ध नहीं है, तो स्वत्व अधिकार के विलेखों में प्रविष्टि इस तथ्य का प्रमाण है कि विवादित भूभाग क्रेता के नाम विक्रय कब्जे के परिधान से किया गया है। यदि वादी विक्रय के विरुद्ध कोई प्रभावी साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल है तो कब्जे के परिधान द्वारा विक्रय की पूर्ण धारणा की जाएगी। नेक्स्ट हेडिंग है कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल, विक्रय के लिए संविदा। आइए जानते हैं। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 54 का अंतिम पैरा 3 खंड विक्रय की संविदा के बारे में प्रावधान करता है। इसके अनुसार स्थावर संपत्ति के विक्रय की संविदा वह संविदा है जो पक्षकारों के बीच तय हुई शर्तों के अनुसार किया जाता है। सिर्फ विक्रय के लिए संविदा करने से ही संपत्ति का कोई हित या भार सृजित नहीं हो जाएगा। विक्रय हेतु संविदा में अंतरित के ऊपर कोई भार या हित सृजित नहीं होता है, बल्कि सिर्फ एक अधिकार प्राप्त होता है। जिस व्यक्ति से विक्रय हेतु संविदा तय हुई है वह संविदा के निर्देशानुसार अभी हस्तांतरण करने का अधिकार प्राप्त कर लेता है। विक्रेता का स्वामित्व प्रभावित नहीं होता। आश्रित क्रेता संविदा के विनिर्दिष्ट पालन हेतु वाद ला सकता है। संविदा भंग पर क्षतिपूर्ति का दावा कर सकता है तथा यदि कुछ धन दे दिया है तो उसके बदले संपत्ति पर भार प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट हेडिंग है इफेक्ट ऑफ सेल, विक्रय का प्रभाव। आइए जानते हैं। विक्रय के प्रभाव को एक केस के माध्यम से जानेंगे। वो केस है नरनदास वर्सेस AS कामतम AIR 1977 सुप्रीम कोर्ट। इस मामले में क्या हुआ? यह वाद निर्देशात्मक वाद है जिसमें यह निर्धारित किया गया कि विधिमान विक्रय का यह प्रभाव होता है कि बंधनकर्ता के मोचन का अधिकार निर्वापित यानी कि समाप्त हो जाता है, परंतु ऐसा निर्वापन तब नहीं होता जब तक कि विक्रय एक रजिस्ट्रीकरण दस्तावेज लिखित के माध्यम से पूर्ण न हो जाए। परंतु विक्रय संविदा की स्थिति में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में क्रेता को कोई भी हित नहीं प्राप्त होता और बंधककर्ता बंधक धन का भुगतान करके बंधक को मोचन कर सकते हैं। एंड लास्ट हेडिंग है कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष, और निष्कर्ष रूप में विद्यार्थी संपूर्ण धारा का सार, अपने विचार, अपनी ओपिनियन लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक बार लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।